नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम संसद में पहली बार पहुंची प्रियंका गांधी पर बात करेंगे। प्रियंका गांधी ने सरकार को पूरी तरह से संसद में घेर लिया और कोई जवाब नहीं था। उनके भाषण के दौरान एक बीजेपी सांसद ठाके मार रहा था तो उन्होंने बीच में टोकते हुए कहा कि आप हंस रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि बीजेपी के जो सांसद हैं उनके ऊपर इस तरह की हरकतों और बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको यह बताने की इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के मसले उठाए। साथ ही उन्होंने आगरा की एक वो घटना को याद दिलाया जो बहुत ही मार्मिक थी और पुलिस की कस्टडी में थाने में एक व्यक्ति जो दलित था, वाल्मीकि था, उसको पीट पीट करके पुलिस ने मार डाला। तो ये घटना बहुत बड़ी थी और वो संसद के इस सत्र में पूरी तरह से दर्ज हो गई। तो मैं पहले अभी चलता हूँ प्रियंका गांधी का भाषण सुनवाने और उसके बाद फिर हम आगे और बात करेंगे। मैं अरुण वाल्मीकि के घर गई। अरुण वाल्मीकि पुलिस स्टेशन में काम करता था, सफाई का काम करता था। आप सोच सकते हैं हमारी तरह उसका भी परिवार था। नई नई शादी हुई थी, 2-3 महीनों का बच्चा था। पुलिस स्टेशन में चोरी हो गई। चोरी का इल्जाम उस पर लगाया गया। उसके पूरे परिवार को उठाकर पुलिस स्टेशन में ले गए। आप हंस रहे हैं लेकिन ये गंभीर बात है। और क्या करेंगे? शर्म करो। शर्म। अरुण वाल्मीकि को पीट पीट के मार डाला, उसकी बीवी को पीटा, उसके पिता के नाखून निकाले, उसके पूरे परिवार को पीटा गया। जब मैं उस जवान महिला से मिलने गई जो अभी अभी विधवा हुई थी तो उसने मुझे कहा कि दीदी हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, हमें न्याय चाहिए और हम इस न्याय के लिए लड़ते रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये हिम्मत उस महिला को हमारे संविधान ने दी। संभल के कुछ लोग आए थे हमसे किसी सांसद में हिम्मत है जो इस तरह की घटना जो कितने वर्ष पुरानी है उसको उठा दिया प्रियंका गांधी ने संसद में। और वहाँ पर जो एक सांसद हंस रहा था इस बात को लेकर के उसे डांट भी दिया। तो ये दिलेरी है। और संविधान की व्याख्या की उन्होंने कि उस महिला ने मुझे कहा कि मुझे न्याय नहीं मिला, तो उनका ये कहना था कि यही संविधान की बात है जो हर व्यक्ति को न्याय दिलाती है। खैर, अब उन्होंने आगरा के साथ साथ संभल का भी जिक्र किया, जिसे हम आपको एक बार फिर सुनवाते हैं कि संभल में क्या क्या हुआ, किस तरह से दरिंदगी हुई, लोगों के साथ बच्चों की हत्याएं की गई। तो ये अब हम संसद में जो प्रियंका गांधी संभल के बारे में बोल रही हैं वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। संभल के कुछ लोग आए थे हमसे मिलने जो मृतकों के परिवार के सदस्य थे। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। अब सुनिए। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। एक बच्चा मेरे बच्चे की उम्र का है, दूसरा उससे छोटा 17 साल का है। दर्जी के बेटे थे। दर्जी का एक ही सपना था कि वो अपने बेटों को पढ़ाएगा, लिखाएगा। एक बेटा डॉक्टर बनेगा, एक बेटा भी सफल होगा दूसरा बेटा भी अपने जीवन में सफल होगा। उनके पिताजी हर रोज उनको स्कूल छोड़ते थे। उस दिन भी स्कूल छोड़ने के बाद अपनी दुकान में चले गए। उन्हें पता नहीं था कि विवाद हो रहा है। उन्होंने भीड़ देखी, घर आने की कोशिश की तो पुलिस ने गोली से मार डाला। वो 17 साल का बच्चा अदनान मुझसे कहता है, वो 17 साल का बच्चा अदनान मुझसे कहता है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बन के दिखाऊंगा, मैं अपने पिता का सपना साकार करूंगा। ये सपना, ये आशा
उसके दिल में हमारे संविधान ने डाली है। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के करोड़ों देशवासियों के संघर्ष में, अपने अधिकारों की पहचान में, इनकी कठिन से कठिन परिस्थितियों से लड़ने की अपार हिम्मत में और देश से न्याय की अपेक्षा में हमारे संविधान की ज्योत जल रही है। मैंने हमारे संविधान की ज्योत को जलते हुए देखा है और इसके साथ साथ ये भी समझा है कि हमारा संविधान एक सुरक्षा कवच है, एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो देशवासियों को सुरक्षित रखता है, न्याय का कवच है, एकता का कवच है और अभिव्यक्ति की आज़ादी का कवच है। आपने सुना प्रियंका गांधी को संसद में। अब हम आपके सामने अखिलेश यादव, जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं और सांसद भी हैं और सपा पार्टी के दल के नेता भी हैं, उन्होंने पूरा मसला उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उठा दिया। तो हम अब उनको भी सुन लेते हैं थोड़ी देर के लिए। हम चलते हैं अखिलेश यादव, जहां संसद में अपना भाषण दे रहे हैं। प्रेमबली कहता है कि धर्म निरपेक्ष गणराज्य बने, राज्य की निगाह में सभी धर्म समान है। हमारा सेकुलरिज्म हमें रिलीजियस इक्वलिटी का रास्ता दिखाता है, यही ना अर्थ इसका है। क्या इस पर सरकार अमल कर रही है? देश के 20 करोड़ से ज्यादा अल्पसंख्यकों के, विशेषकर मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने का प्रयास चल रहा है। उन पर हो रहे अत्याचार प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, हत्याएं की जा रही हैं, घर तोड़े जा रहे हैं, उनके पूजा स्थलों पर कब्जा प्रशासन की मदद से किए जा रहे हैं। अगर ये धर्म निरपेक्षता, तो धर्म शासित राज्य की क्या परिभाषा है? और हाल ही में हम लोगों ने अध्यक्ष महोदय उदाहरण देखा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में कई महत्वपूर्ण जगह पर इस तरह की घटनाएं जानबूझ करके की गई। मुझे याद है उस समय, जिस समय उत्तर प्रदेश का इलेक्शन चल रहा था, बहुत से लोगों को वोट डालने का अधिकार जिनको था, उनको अधिकार से रोका गया और जो लोग वोट डालने जा रहे थे उन्हें डराया धमकाया जा रहा था। ऐसे इंतजाम किए गए थे कि ये वोट डालने के लिए वोट बूथ तक न पहुंच पाए। वो तस्वीरें अध्यक्ष महोदय न केवल हम लोगों ने देखी, बल्कि पूरे देश और दुनिया ने देखी होंगी कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार के प्रशासन के इशारे पर एक पुलिस के अधिकारी ने महिलाओं को वोट से डालने से रोका और रिवॉल्वर दिखा करके कहा कि वोट डालने नहीं जाओगे। मैं उन बहादुर महिलाओं को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने परवाह नहीं की। उन्होंने कहा कि इससे कुछ जान जाने वाली नहीं, अगर जान भी जाएगी तो हम वोट डाल करके आएंगे। क्या यही लोकतांत्रिक गणराज्य है? सच्चे लोकतंत्र में जनता श्रद्धापूर्वक मतदान के माध्यम से अपनी सरकार चुनती है। क्या हम सही अर्थों में लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं, जहां सरकार मशीन और सरकारी मशीनरी के जरिए जहां चाहे अपनी सरकार बना लेती है, जनता के मत का कोई अर्थ नहीं रखे हैं, वे लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता है। यह व्यवस्था जब तेजी से लोकतंत्र में तानाशाही की तरफ बढ़ रही है, हिटलर ने भी तो जनता द्वारा चुने जाने के बाद संविधान में संशोधन करके तानाशाही कायम कर दी थी। हमारी सरकार भी उसी के समांतर चलने का प्रयास कर रही है। अखिलेश अध्यक्ष महोदय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने की बात है। अध्यक्ष महोदय, मैं जब सरकार की तरफ से माननीय मंत्री जी को सुन रहा था, उन्होंने जाति जनगणना को लेकर के कहा कि जाति जनगणना कराना चाहे तो करा लें। हम लोग तो उस पक्ष के धर लोग हैं, अगर आप करा सकते हैं तो आप कराइए।
नहीं अध्यक्ष महोदय, जब कभी भी हम लोगों को मौका मिलेगा तो जाति जनगणना कराने का काम हम लोग करेंगे। सामाजिक न्याय समाज के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को न्याय दिलाने का बड़ा असल आरक्षण था, उसे समाप्त कर दिया गया है। आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर थोड़ी बहुत नौकरियां जो दी जा रही हैं उनमें दलितों और पिछड़ों का कोई आरक्षण नहीं है। शिक्षण संस्थाओं और विश्वविद्यालय में प्रोफेसर्स और वाइस चांसलर के चयन के समय इनके आगे लिख दिया जाता है, एक नया शब्द का इजाद हुआ NFS, नॉट फाउंड सुटेबल। सरकारी उपक्रम भेज दिए, प्राइवेट उपक्रमों में कोई आरक्षण नहीं है। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री ये सूची जारी करें और अगर ये बात कहीं भी गलत है तो शिक्षा मंत्री की सूची जारी कर दें। देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर की ओर प्रोफेसर की एक, मैं तो कहूंगा अध्यक्ष महोदय कि शिक्षा मंत्री जी अगर ये सूची जारी कर दें कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं और उनके माध्यम से जितने भी प्रोफेसर्स का अपॉइंटमेंट हुआ है, सब बात साफ हो जाएगी। आप केवल देश के 10% लोगों को ही ख्याल रख रहे हैं, बाकी 90% लोगों का आप ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। और जाति जनगणना कभी जाति में भेदभाव नहीं बढ़ाएगा अध्यक्ष महोदय। जाति जनगणना जातियों के बीच दूरियां कम करेगा और तमाम हमारे ऐसे समाज के लोग जिनको न्याय नहीं मिला, जिनको अधिकार नहीं मिला है, अध्यक्ष महोदय कम से कम जाति जनगणना के बाद उन्हें अधिकार और सम्मान दिलाने का काम भी हो सकेगा। इसलिए हम इसके पक्ष में हैं। आर्थिक न्याय के बगैर न सामाजिक न्याय मिल सकता है और न राजनीतिक न्याय मिल सकता है। गरीबी का नाजायज लाभ उठाकर धन्ना सेठों की सरकार चुनाव में पैसा बांटकर राजनीतिक न्याय का भी अपहरण कर लेती है। कर्ज में डूबी बड़ी आबादी महाजन के दबाव में अपनी इच्छा के खिलाफ वोट देने को विवश हो जाती है। चुनाव में सत्ताधारी दलों द्वारा पैसे की भरमार के चलते कोई सामान्य कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ पा रहा है। बड़े पैमाने पर धनवान चुनकर आ जाते हैं। पैसे के बल पर जब तक आर्थिक विषमता समाप्त नहीं होती, लोगों को राजनीतिक न्याय मिल नहीं सकेगा। प्रियंका, आपने अखिलेश यादव को सुना, उन्होंने पूरी बात बड़े ही तरीके से रख दी कि जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी तब तक इस देश की जनता, जो दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक हैं, उनको कभी न्याय नहीं मिल सकता। अब एक बात फिर हम प्रियंका गांधी को सुन लेते हैं, वो क्या कहती हैं इस मामले पर। पहले हमने उनको सुनवाया था चूँकि वो आगरा का विषय उन्होंने उठाया था, अब हम उनका विस्तार से एक और भाषण सुनने जा रहे हैं। देखिए। खुला विवाद होता था, अभिव्यक्ति का सुरक्षा कवच होता था, इन्होंने भय का माहौल पैदा किया है। सत्ता पक्ष के मेरे साथी अक्सर 75 सालों की बात करते हैं, लेकिन इन 75 सालों में ये उम्मीद, आशा, ये अभिव्यक्ति की ज्योति कभी थमी नहीं, कभी बुझी नहीं। इस देश की जनता ने खुलकर आलोचना की, निडर होकर धरने किए, प्रदर्शन किए। जब जब जनता नाराज हुई तब तब सत्ता को ललकारा, उसे चेतावनी दी, बड़े से बड़े नेताओं को कटघरे में खड़ा किया, उनसे जवाब मांगा, न्याय मांगा। इस देश के छोटे छोटे से नुक्कड़ की दुकानों में, चाय की दुकानों में, इस देश के घरों में, गलियों में, मोहल्लों में, अखबारों में, प्रकाशन घरों में, न्यायपालिकाओं में चर्चा कभी बंद नहीं हुई। लेकिन आज ये माहौल नहीं है। आज जनता को सच बोलने से डराया जाता है, धमकाया जाता है। पत्रकार हो या विपक्ष का नेता हो या किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो, छात्र संघ हो या कर्मचारियों का संगठन हो, सबका मुंह बंद कराया जाता है। किसी पे ईडी, किसी पे सीबीआई,
किसी पे इनकम टैक्स, फर्जी मुकदमे लगवाए जाते हैं, जेल में डाल दिया जाता है, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है, उनको सताया जाता है। किसी को नहीं छोड़ा इस सरकार ने। देशद्रोही कह के उत्तर प्रदेश में मुझे याद है कुछ अध्यापिकाएं प्रदर्शन कर रही थी, उन पर मुकदमा डाल दिया देशद्रोही का, उन्हें देशद्रोही कह दिया। इन्होंने देश का पूरा माहौल भय से भर दिया है। इनकी मीडिया की मशीन झूठ फैलाती है, तरह तरह के आरोप लगाती है, और शायद वह भी भय में ही है। महोदय, मैं इस सदन को याद दिलाना चाहती हूँ कि ऐसा डर का माहौल देश में अंग्रेजों के राज में था। जब इस तरफ बैठे हुए गांधी की विचारधारा वाले लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, और उस तरफ वाली विचारधारा वाले लोग भय में रहकर अंग्रेजों के साथ साठ-गांठ कर रहे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भय का भी अपना स्वभाव होता है। भय फैलाने वाले हमेशा भय का खुद शिकार बन जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है। आज इनकी भी यही हालत हो गई है। भय फैलाने के इतने आदी हो गए हैं कि खुद भय में रहने वाले हैं, चर्चा से डरते हैं, आलोचना से घबराते हैं। कई दिनों से हम मांग रहे हैं कि चर्चा करिए, लेकिन चर्चा करने की हिम्मत ही नहीं है। हमने आज संसद में संविधान पर हुई बहस, खासकर जो दो नेताओं के हमने भाषण को यहाँ अपने वीडियो में शामिल किया, उसका एक साफ तौर पर मतलब है कि आप भय में मत रहिए। आप भी इस बहस में हिस्सा ले सकते हैं। जो चीज़ें हमसे छूट रही हैं या जो चीज़ें इन नेताओं से छूटी हैं, उन चीज़ों को आप यहाँ हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के लिख सकते हैं कि उन्होंने ये बात क्यों नहीं उठाई, इन्होंने ये बात क्यों नहीं रखी। तो ये एक सकारात्मक पहल के लिए मैंने ये वीडियो तैयार किया है। हो सकता है आपने ये पूरा वीडियो देखा हो। आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप इस मामले पर खुद भी लिखिए कि संविधान में कहाँ किस किस ने क्या क्या किया। कई बारी मैं आपको बता दूं कि राजनाथ सिंह के बारे में, अभी मैंने राजनाथ सिंह का भाषण यहाँ पर प्रस्तुत नहीं किया, लेकिन मैंने जो सुना, उन्होंने यहाँ तक कहा कि नेहरू ने तमाम बार संविधान बदला और इंदिरा गांधी ने तमाम बार संविधान में संशोधन किया, राजीव गांधी ने तमाम बार किया। लेकिन उन्होंने इस साथ में ये भी जोड़ दिया कि वो सत्ता पक्ष के रहते विपक्ष की आवाज़ दबाने की कोशिश की गई। मनमोहन सिंह के बारे में भी उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने ये व्याख्या नहीं की कि राजीव गांधी ने संविधान में संशोधन करके उस जनता को अधिकार दिलाया था जो आज प्रधान बनती हैं महिलाएं, नगर पंचायत नगर पालिका की चेयरमैन बनती हैं, नगर निगम के चेयरपर्सन बनते हैं, वो चीज़ें नहीं उठाई। इसमें मैं समझता हूँ कि विपक्ष का मुंह बंद करने का कोई, मेरे समझ में तो कोई चीज़ नहीं आई। मनमोहन सिंह के भी तमाम इस तरह के मामले थे जो जिनमें संविधान संशोधन करके जनता के हित की बात की गई। इंदिरा गांधी ने भी संविधान संशोधन किया, तब जितने देश में जो प्राइवेट बैंकें थी सबका राष्ट्रीयकरण किया। ये बातें राजनाथ सिंह ने नहीं उठाई, फालतू की बातें। एक मंत्री होने के नाते उन्हें पूरा मौका मिला तो वो बोलते रहे, लेकिन मैं उनके भाषण का यहाँ जिक्र इसलिए नहीं करता कि वो उस भाषण का कोई अर्थ नहीं है, कोई महत्व नहीं था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं उसका भी हमें अपने इस कमेंट बॉक्स में आकर के लिख सकते हैं। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।